Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025840 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 840 का विश्लेषण। पेपर 840 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। हमें एक सेंटेंस मिला है जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है, रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करे। तो पढ़ते हैं, ही ऑलवेज चेक्स द वेदर। वेदर का अर्थ है मौसम। वो हमेशा मौसम को चेक करता है इन द मॉर्निंग बिफोर ही लीव्स फॉर वर्किंग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क। विद्यार्थी ध्यान दे, वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। लीव्स तक तो ठीक है, लीव्स फॉर वर्किंग नहीं होगा। फॉर एक प्रपोजिशन है, उसके साथ हमें नाउन चाहिए। वर्क खुद एक नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन। बिफोर ही लीव्स फॉर वर्क का अर्थ है वो काम पर रवाना होता है उससे पहले। तो काम पर रवाना होने से पहले उसकी आदत है वो रोज सुबह मौसम चेक करता है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है लेफ्ट फॉर वर्क्स, गलत। न तो वर्क्स होगा और लेफ्ट भी नहीं, वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। ऑप्शन सी कहता है लीव फॉर वर्क, लीव फॉर वर्क भी नहीं होगा। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमारा आंसर हर सूरत में ऑप्शन डी ही होगा, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक तरह से पैसिव वॉइस में बदलता हो। तो पढ़ते हैं, द विलेजर्स हैव रीबिल्ट द हॉस्पिटल। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। हैव के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। पैसिव वॉइस में हमें आवश्यकता होगी हैज बीन अथवा हैव बीन, जैसी भी जरूरत हो, के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नया सब्जेक्ट द हॉस्पिटल होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होगी। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो द हॉस्पिटल हैज बीन रीबिल्ट। निसंदेह हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, द हॉस्पिटल हैज बीन रीबिल्ट बाय द विलेजर्स। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द हॉस्पिटल वॉज रीबिल्ट, नहीं, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। ऑप्शन बी कहता है द हॉस्पिटल हैज़ रीबिल्ट, नहीं, हैज़ बीन होना चाहिए था। ऑप्शन सी भी गलत है, हैज़ बीन के स्थान पर हैड बीन लिखा गया है। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन डी ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, निर्देश इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर इन इट। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट, किसी एक खंड में एरर है, कोई ग्रामेटिकल अशुद्धि है, वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं, The inflow of foreign portfolio funds into Indian equities have pushed up price earning multiples and valuations। विद्यार्थी वाक्य में निहित वोकैबुलरी पर पहले ध्यान दें। इनफ्लो का अर्थ है अंदर की ओर बहाव, यानी पैसे का देश में आना, बाहर से पैसे का हमारे देश में आना। और फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स, विद्यार्थी ध्यान दें, विदेशी व्यक्ति, विशेषकर विदेशी संस्थागत निवेशक, जैसे विदेशी बैंक, विदेशी म्यूचुअल फंड्स, विदेशी हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स आदि भारत में जब निवेश करते हैं, भारतीय प्रतिभूतियों में, सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं, तो उन्हें कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और उनके धन को कहा जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स। इनटू इंडियन एक्विटीज़, एक्विटीज़ का अर्थ है एक्विटी शेयर्स, भारतीय सिक्योरिटीज़ शेयर्स, स्टॉक्स जो कि इक्विटी प्रकार के, अर्थात इक्विटी शेयर्स जो भारतीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए हैं। हैव पुश्ड अप प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स एंड वैल्यूएशंस। विद्यार्थी ध्यान दे, पुशअप का अर्थ है बढ़ा देना। प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स क्या होता है? किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स या फिर समता पूंजी के आय और उसके बाजार के प्राइस या मूल्य में जो अनुपात होता है उसे प्राइस अर्निंग मल्टीपल या प्राइस अर्निंग रेशियो कहा जाता है। तो यदि किसी शेयर का प्राइस अर्निंग जो अनुपात है, रेशियो है या मल्टीपल से बहुत ऊंचे हैं, तो इसका मतलब उसके दाम काफ़ी ज़्यादा है, निवेशक उसमें निवेश करने के लिए अधिक पैसा देने को तैयार है। एंड वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस का अर्थ है बाजार मूल्य। तो वाक्य का अर्थ हुआ विदेशी पोर्टफोलियो फंड्स का जो पैसा भारत में आ रहा है उसके कारण भारतीय एक्विटीज़ का या भारतीय शेयर्स, जो एक्विटी शेयर्स हैं, उनके जो दाम हैं और उनके जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं, प्राइस अर्निंग जो अनुपात है, वो काफ़ी बढ़ गया है, वो काफ़ी महंगे हो गए, उनके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। वाक्य में एरर कहाँ है? बेशक एरर यहाँ है,
हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं हैज होनी चाहिए थी। इसके पीछे का कारण भी समझे। वाक्य का सब्जेक्ट है द इनफ्लो, ना कि फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स। विद्यार्थी इस बात पे ध्यान दें, वर्ब का निर्धारण सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, अन्य शब्दों से नहीं। द इनफ्लो सब्जेक्ट है, ना कि फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स। तो सही होने के बाद वाक्य हुआ द इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स इनटू इंडियन इक्विटीज हैज पुश्ड अप मींस बढ़ा दिया है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स एंड वैल्यूएशंस। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड बी, हैव के स्थान पर हैज होना चाहिए था, इनटू इंडियन इक्विटीज हैज पुश्ड। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, निर्देश है चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अ वेल डन इंट्रोडक्शन ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन। विद्यार्थी ध्यान दें, ग्रैब का शाब्दिक अर्थ है पकड़ना, यहाँ पर अर्थ है ध्यान खींचने से। अच्छे से दिए गए इंट्रोडक्शन से, यानी जो परिचय आप देते हैं, शुरुआत जो लिखते हैं आप अपने लेख की, तो उस इंट्रोडक्टरी खंड से आप जो है रीडर का ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ध्यान खींच लेते हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए में ग्रैब्स की स्पेलिंग गलत है, 2 बी दिए गए हैं। ऑप्शन बी में वेल्डन की स्पेलिंग में वेल की स्पेलिंग गलत है, मात्र 1 एल दिया गया है। और अंतिम ऑप्शन डी में इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग में त्रुटि है। अन्य सभी ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गलती है। त्रुटि रहित या एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। हमें एक फ्रेज या इडियम मिली है, एक मुहावरा मिला है, मुहावरात्मक कथन मिला है, हाई एंड ड्राई। इसका आंसर ही हमारा सही आंसर होगा। हाई एंड ड्राई का अर्थ है एक ऐसी स्थिति में होना जहां आप काफ़ी मुश्किल में हैं और आपको कोई भी सहायता प्राप्त नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अबेंडेंट। अबेंडेंट का अर्थ है परित्यक्त, एक ऐसी सिचुएशन में जहां कोई भी आपका सहाय नहीं है, सहायक नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए, अकेजनली का अर्थ है कभी कभी, समटाइम्स। परप्लेक्स्ड का अर्थ है उलझा हुआ, पजल्ड या फिर कंफ्यूज्ड, मिस्टिफाइड। और अंतिम ऑप्शन डी, ऑर्थोडॉक्स का अर्थ है रूढ़िवादी या परंपरावादी। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश है सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस द ब्रैकेटेड सेगमेंट करेक्टली। नीचे दिए गए वाक्य में एक शब्द ब्रैकेट्स में दिया गया है, कोष्ठक में दिया गया है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही शब्द से रिप्लेस करे। तो पढ़ते हैं, हेलो हाउ इज यू, हाउ इज यू नहीं, हेलो हाउ आर यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब इज नहीं, आर होगी। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं, एम भी नहीं, वॉज भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही होगा, हेलो हाउ आर यू। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। हैबिटेट लॉस रिसीव्ड लिटिल अटेंशन फ्रॉम द ट्विटर डैश फ्रॉम द ट्विटर यूजर्स। ट्विटर को यूज करने वाले, ट्विटर एक ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म है। हमारा आंसर होगा यूजर्स। एक बार विद्यार्थी वाक्य को समझ ले। हैबिटेट का अर्थ है प्राकृतिक रूप से रहने की जगह। तो किसी प्लांट या किसी एनिमल के लिए, पशु के लिए, किसी पादप के लिए या किसी खास प्रकार की वनस्पति के लिए जो प्राकृतिक रूप से उपयुक्त स्थान होता है उसे कहते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट लॉस, हैबिटेट खो रही है, उपलब्ध जो जगह होनी चाहिए, आवास होना चाहिए प्राकृतिक, वो जा रहा है। रिसीव्ड लिटिल अटेंशन, इस पे ना के बराबर, लिटिल का अर्थ है ना के बराबर या शून्य प्राय। अटेंशन मिला ट्विटर यूजर से, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर। ट्विटर यूजर से इसको बहुत ही कम या ना के बराबर ध्यान मिला, इस पे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। फोर्सेस का अर्थ है शक्तियां या फिर सेनाएं। बैंड आप जानते हैं। और ऑप्शन डी, पूल का अर्थ है तड़ाग या तालाब, प्लूरल फॉर्म में पूल्स। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द वर्ड गिवन बिलो। हमारा निर्देश है हम प्रश्न शब्द का पर्यायवाची या सिनोनिम बताएं। प्रश्न शब्द है क्वारल, क्वारल का अर्थ है लड़ाई, झगड़ा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, राउ। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ ROW का उच्चारण रो नहीं राउ होगा,
ठीक उसी प्रकार जैसे आप कहीं रहते हैं तो लिव, और अगर कोई चीज़ टीवी पर टेलीकास्ट हो रही है, प्रसारित हो रही है, तो उच्चारण हो जाता है लाइव। यहाँ ROW को कहा जाएगा राउ। राउ का अर्थ है झगड़ा, एन एंग्री एक्रिमोनियस फाइट और क्वारल। झगड़ा जिसमें विवाद हो, बहस भी हो, उसे कहते हैं राउ। क्वारल भी झगड़ा। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। क्विट का अर्थ है छोड़ना या त्यागना। क्विप का अर्थ है कोई मजाक या मजाक की बात या विनोदपूर्ण बात कहना। अगर किसी ने आपकी बात में क्विप किया तो कोई विनोदपूर्ण, हास्यपूर्ण या मजाक आदि की कोई बात की। और क्विक का अर्थ है शीघ्र या त्वरित होने वाला, इंग्लिश में स्विफ्ट या प्रॉम्प्ट। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, फिर से वही निर्देश है। सिनोनिम बताएं क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड है फोर्टिट्यूड। शब्द फोर्टिट्यूड का अर्थ है धैर्य या पौरुष। आप किसी संकट या विपरीत स्थिति में जो साहस या बहादुरी दिखाते हैं वो आपका फोर्टिट्यूड है, आपका पौरुष है, धैर्य है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रिट। ग्रिट का अर्थ धैर्य से है, बहादुरी से है, अक्सर वो करेज जो कि आप विपरीत परिस्थिति में दिखाते हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए वैसिलेशन का अर्थ है अनिर्णय या इनडिसीजन की स्थिति, जहां आप अपने निर्णय में आगे पीछे होते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं, एक फैसला नहीं ले पा रहे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो उस अनिर्णय, अनिश्चय या डगमग स्थिति को वैसिलेशन कहा जाता है। ग्रिम का अर्थ है काफ़ी गंभीर, जैसे जो हालात यूक्रेन में है वो काफ़ी ग्रिम है, कंडीशन ग्रिम है। और अंतिम ऑप्शन प्लॉट एक बेहतरीन शब्द है, विद्यार्थी इसके विभिन्न अर्थों पर ध्यान दें। भूखंड को प्लॉट कहा जाता है, किसी फिल्म या नाटक की कहानी को भी प्लॉट कहा जाता है, और किसी साजिश या कॉन्स्पिरेसी को भी प्लॉट कहते हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। आफ्टर अ लॉन्ग हाइक, विद्यार्थी ध्यान दें, हाइक का अर्थ है लंबी पदयात्रा। अगर आप लंबी वॉक करते हैं अक्सर आनंद के लिए, प्लेजर के लिए, तो उसे कहते हैं हाइक। द कूल ब्रीज, ब्रीज का अर्थ है बयार, ठंडी हवा। फेल्ट ट्रूली, हमारा आंसर होगा रिफ्रेशिंग। उस लंबी हाइक या वॉक के बाद जो ठंडी पवन थी वो बहुत सचमुच कैसी लग रही थी, रिफ्रेशिंग, तरोताजगी देने वाली या फिर से ताज़ा करने वाली। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। एक्सटिंग्विश का अर्थ होता है बुझाना। बारबेरिक का अर्थ है बर्बर या जंगली, असभ्य, वाइल्ड या फिर बारबेरस। और अंतिम ऑप्शन डी किलिंग, आप जानते हैं मारना। हमारा आंसर ऑप्शन सी रिफ्रेशिंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य मिला है जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। पढ़ते हैं। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने समझाया या स्पष्ट किया। कोट, आई डोंट बिलोंग हियर, एंड ऑफ द कोट। विद्यार्थी सबसे पहले बिलोंग हियर का अर्थ समझे। बिलोंग समवेयर का अर्थ होता है किसी जगह पर उपयुक्त या सही फील करना। आपको लगता है वो चीज़ या वो काम मेरे लिए बना है, मैं इस काम के लिए बना हूँ, तो आप कहेंगे आई बिलोंग हियर। यदि कोई पेशेवर व्यक्ति कहता है कि मुझे इस काम में मेरा मन नहीं लगता या मुझे लगता है मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, तो वो कहेगा आई थिंक और आई एम अफ्रेड आई डोंट बिलोंग हियर। ये जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। मैंने समझाया आई डोंट बिलोंग हियर कि मेरा इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है, ये काम, ये जगह मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दिया करें। रिपोर्टिंग वर्ब एक्सप्लेन्ड पास्ट टेंस में है, जिसका अर्थ है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय डायरेक्ट स्पीच के टेंस में तब्दीली होगी। डायरेक्ट स्पीच में हमें मिला है सिंपल प्रेजेंट टेंस आई डोंट। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो आई डिडंट, और हियर बदलेगा देयर में। ये सारी शर्तें पूरी होती हैं ऑप्शन बी में, आई एक्सप्लेन दैट आई डिड नॉट बिलोंग देयर। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है आई सेड दैट आई डिड नॉट बिलोंग, गलत, और फिर सेड भी नहीं, एक्सप्लेन्ड होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है आई एक्सप्लेन दैट आई डू नॉट बिलोंग, गलत, और ऑप्शन डी कहता है आई एक्सप्लेन दैट आई डिड नॉट बिलोंग हियर, नहीं, देयर होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट है, जो ऑप्शन इसे सही करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। There are quite a few places of historical and religiously importance in this town.
विद्यार्थी ध्यान दें, क्वाइट अ फ्यू का अर्थ होता है बहुत सारे या काफ़ी सारे। प्लेसेस हैं, जगह हैं ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियसली इंपॉर्टेंस। रिलीजियसली इंपॉर्टेंस नहीं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस होना चाहिए। इंपॉर्टेंस एक नाउन है जिसके लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब, तो रिलीजियसली एक एडवर्ब है। हमारा आंसर होगा रिलीजियस, जो कि एक एडजेक्टिव है। हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन दिस टाउन। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो ठीक हो रहा है ऑप्शन ए से, रिलीजियसली नहीं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं, कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी कहता है रिलीजियोसिटी, बिल्कुल नहीं, वैसे रिलीजियोसिटी की स्पेलिंग में यू नहीं होना चाहिए था। रिलीजियस इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी भी सही नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, निर्देश चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है या विलोम शब्द। क्वेश्चन वर्ड है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का अर्थ है दृढ़ निश्चयी या पक्के इरादे का। रेजोल्यूट या फिर डिटरमिन्ड। रेजोल्यूट या डिटरमिन्ड, जो निश्चयात्मक है, पक्के इरादे वाला है, डिटरमिन्ड है, वो है अनवेवरिंग, जो डगमगाता नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इररेजोल्यूट। इररेजोल्यूट का अर्थ है जो डगमगा रहा हो, अनिर्णय की स्थिति में हो या डिटरमिन्ड ना हो। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी कंक्लूसिव का अर्थ है निर्णयात्मक या अंतिम। जैसे कंक्लूसिव एविडेंस है तो पक्का, अंतिम, निर्णयात्मक एविडेंस है जो कोई चीज को पूरा करता हो, कंक्लूसिव। शेल्टर्ड का अर्थ है आश्रय प्राप्त या ढका हुआ। जिसको आश्रय मिला हुआ हो वो शेल्टर्ड है। शेल्टर्ड प्लेस है तो वहां बरसात, धूप आदि नहीं आएगी। और डिटरमिन्ड तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है जिसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चयी या पक्के इरादे वाला। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। रिदमिक का अर्थ है लयपूर्ण या तालमेलबद्ध, फ्लो है प्रवाह, साउंड्स है ध्वनियां, जबकि वर्ड्स हैं शब्द। तो फिर ध्वनियों या शब्दों के लयबद्ध या तालमेलपूर्ण प्रवाह को कहते हैं केडेंस। विद्यार्थी ध्यान दें, ध्वनि के या आवाज के ऊपर नीचे होने से, उच्चावचन होने से जो लय बनती है, ताल बनती है, उस लय या ताल को कहा जाता है केडेंस। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है मॉड्यूलेशन। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर एक नजर कर लेते हैं। क्रीडेंस का अर्थ है विश्वास या भरोसा। अगर आपको किसी चीज पर विश्वास है, भरोसा है कि वो सच है, तो आपको उस पर क्रीडेंस है। कोपियस का अर्थ है प्रचुर या बहुत सारा, प्लेंटिफुल या फिर अबंडेंट। जबकि अंतिम ऑप्शन एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। शब्द का उच्चारण है क्रेविस। क्रेविस का अर्थ है कोई दरार, जैसे कोई क्रैक अथवा फिशर। सामान्यतः किसी दीवार या चट्टान में कोई दरार होती है, कोई क्रैक होता है, तो उस दरार, क्रैक या फिशर को अंग्रेजी में क्रेविस कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी केडेंस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। पहले सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में जमाएं। तो पढ़ते हैं, यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट टू यूटिलाइज द एक्सपर्टीज एंड इन द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो। एक्सपर्टीज का अर्थ है विशेषज्ञता, इंटरनेशनल सिनेरियो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इट इज नेसेसरी एंड विनिंग ओवर द सपोर्ट। विन ओवर द सपोर्ट होता है किसी का समर्थन जीतना, समर्थन प्राप्त करना। ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स का अर्थ है समकक्ष व्यक्ति। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के काउंटर पार्ट होंगे किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट या फिर चांसलर, जैसी भी स्थिति हो, उनके समकक्ष व्यक्ति। In other countries, services of members of parliament effectively for sensitizing। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि पार्लियामेंट के सदस्यों का कैसे हम प्रयोग ले सकते हैं, उनकी योग्यताओं का दुनिया को अपना दृष्टिकोण आदि बताने के लिए। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QP और SR। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड Q। इन द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिनेरियो, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, सिनेरियो है परिदृश्य। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है,
एंड यूजफुल, और उपयोगी भी होगा, क्यू के उपरांत पी, फॉर द गवर्नमेंट टू यूटिलाइज, यूटिलाइज का अर्थ है काम में लेना, प्रयोग में लेना, दी एक्सपर्टीज दक्षता, एंड पी के उपरांत एस, एंड सर्विसेज दक्षता और सेवाएं ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्यों की दक्षता और सेवाओं का प्रयोग करें, फॉर सेंसिटाइजिंग, सेंसिटाइज का अर्थ है संवेदनशील बनाना, लोगों को सेंसिटिव बनाना, उनको महसूस कराना कोई चीज, सेंसिटाइजिंग अंतिम खंड मात्र आर ही हो सकता है, सेंसिटाइजिंग एंड विनिंग ओवर द सपोर्ट, लोगों को संवेदनशील बनाए, उन्हें महसूस कराएं हमारे दृष्टिकोण के बारे में और उनका समर्थन जीतें ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स, काउंटर पार्ट से समकक्ष व्यक्ति, सो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उन देशों के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या समकक्ष व्यक्तियों का समर्थन जीतें इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें सीक्वेंस देता हो, सबसे पहले क्यू, फिर पी, फिर एस और फिर आर, ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन डी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, निर्देश है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो सिलेक्ट द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज। हमें एक इडियम या मुहावरा मिला है, हमें उसका अर्थ बताना है, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। पढ़ते हैं द होल बॉल ऑफ वैक्स। द होल बॉल ऑफ वैक्स का अर्थ होता है पूरी चीज। अगर आप किसी चीज में कहते हैं यू हैव टू डील विद द होल बॉक्स ऑफ वैक्स, इसका मतलब है आपको सारी चीजें करनी पड़ती हैं, उससे जुड़े हुए सारे काम आदि करने पड़ते हैं। द होल बॉल ऑफ वैक्स का अर्थ है सभी चीजें, उससे जुड़ी हुई हर चीज। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी सगेसिटी का अर्थ है विद्वता, बुद्धि या विद्वता। डेवस्टेशन का अर्थ है विनाश और मीगर का अर्थ है अल्प या जरा सा, बहुत कम। इंग्लिश में सिनोनिम हो सकता है मिजली या फिर इनएडिक्वेट, अल्प या जरा सा। हमारा आंसर ऑप्शन ए एवरीथिंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत हो, इनकरेक्टली स्पेल्ड हो। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। शब्द इरोनियस की स्पेलिंग में ई गायब है, सही स्पेलिंग होगी ERRONEOUS। इरोनियस का अर्थ है भ्रांतिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण। अगर आपकी कोई आस्था या विश्वास इरोनियस है तो वो गलती पर आधारित है, भ्रांति पर आधारित है। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। मजेस्टिक का अर्थ है राजसी या शाही, स्ट्रिंग का अर्थ है कोई सूतली रस्सी या फिर कोई श्रृंखला, और लवेबल का अर्थ है बहुत प्यारा या प्रिय। विद्यार्थी ध्यान दें, लवेबल की 2 ब्रिटिश स्पेलिंग्स हैं, दोनों ही सही हैं। यदि यहाँ ई हो तो भी स्पेलिंग एक्सेप्टेबल ही होती। सो लवेबल अपने आप बिना ई के भी स्वीकार्य है। अन्य किसी ऑप्शन में कोई गलती नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी इरोनियस ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, निर्देश है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम या पर्यायवाची हो। क्वेश्चन वर्ड है डीवियस, जिसका अर्थ होता है कुटिल या धूर्त, इंग्लिश में कनिंग। कोई आदमी बहुत चालाक हो, धूर्त हो, कुटिल हो तो उसे कहेंगे डीवियस। उदाहरण के तौर पर डीवियस बिजनेसमैन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी गाइलफुल। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द गाइल का अर्थ है चालाकी, कुटिलता या धूर्तता, तो गाइलफुल हुआ चालाक, धूर्त, कुटिल, और ये हुआ क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम या पर्यायवाची। विद्यार्थी अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उनकी भी समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए डोपी के 2 प्रमुख अर्थ हैं। डोपी का अर्थ है खुमारी में या नशे में। उदाहरण के तौर पर बहुत गहरी नींद का खुमार हो या किसी दवाई अथवा ड्रग का खुमार हो तो उसे कहेंगे डोपी। एक अन्य अर्थ भी है डोपी का, जिसका अर्थ होता है फूलिश या मूर्खतापूर्ण। ऑप्शन बी डेसिकेट का अर्थ है किसी चीज को सुखाना या उसकी नमी को हटाना। उदाहरण के तौर पर शुष्क किए हुए नारियल को अंग्रेजी में कहेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। और अंतिम ऑप्शन इनजेन्युअस का अर्थ है भोला भाला, जिसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है नाइव। विद्यार्थी इस बिंदु पर ध्यान दें, इनजेन्युअस या नाइव तो क्वेश्चन वर्ड का एंटोनिम है, विलोम शब्द है। हमारा आंसर ऑप्शन सी गाइलफुल होगा, जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, हमें मिला है रीअरेंजमेंट का एक और प्रश्न। अब की बार हमें एक सेंटेंस के सेगमेंट्स को रीअरेंज करना है। विधि वही है, पहले पढ़ें
फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। तो पढ़ते हैं अ न्यूली, हमें ओपनिंग सेगमेंट मिला हुआ है। अ न्यूली, उसके उपरांत 4 सेगमेंट्स हैं PQRS, जिन्हें सही क्रम में हमें रीअरेंज करना है। रिफ्लेक्टेड ऑन वाई ही चोज टू वर्क फॉर दिस। विद्यार्थी ध्यान दे, रिफ्लेक्ट का अर्थ है विचार करना। वाई ही चोज, उसने क्यों चुना, टू वर्क फॉर दिस, उसने विचार किया कि उसने काम करना क्यों चुना। आगे बढ़ते हुए अपॉइंटेड का अर्थ है नियुक्त, डिवीजन मैनेजर, ट्रेन्ड इन अकाउंटिंग। ट्रेंड का अर्थ होता है उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी शिक्षा या प्रशिक्षण हुआ है वो अकाउंटिंग में हुआ। विनय कंपनी डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ है के बावजूद। बेटर ऑफर्स, बेटर है ज़्यादा अच्छे, ऑफर्स हैं प्रस्ताव। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट इट वॉज द फ्रेंडली, फ्रेंडली का अर्थ है मित्रवत। कोलैबोरेटिव का अर्थ होता है सहयोगात्मक, जहां लोग एक दूसरे से सहयोग करें, कोलैबोरेट करें। एंड एथिकल कल्चर, एथिकल का अर्थ है मॉरल या नैतिक अथवा प्रिंसिपल्ड, जहां लोग नैतिक हो, मॉरल हो, वो एथिकल हुआ। कल्चर है संस्कृति। हियर दैट मेड हिम डू सो। विद्यार्थी ध्यान दें, मेड हिम डू सो का अर्थ है उससे ऐसा करवाया, उसे ऐसा मजबूर किया या उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि कोई विनय नाम का व्यक्ति है, वो कहीं नियुक्त है और वो सोच रहा है कि उसने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की। हमारे पास ओपनिंग सेगमेंट के बाद जो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं सबसे पहले Q और उसके उपरांत खंड P, R और S। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट हमारे पास है अ न्यूली, उसके उपरांत खंड होगा Q। अपॉइंटेड, अ न्यूली अपॉइंटेड डिवीजन मैनेजर, एक नव नियुक्त डिवीजन मैनेजर, ट्रेन्ड इन अकाउंटिंग, जिसकी जो शिक्षा या प्रशिक्षण हुआ है वो अकाउंटिंग में हुआ था। विनय Q के उपरांत P। विनय रिफ्लेक्टेड, विनय ने सोचा, ऑन वाई ही चोज टू वर्क फॉर दिस, P के उपरांत होगा R। वाई ही चोज टू वर्क फॉर दिस कंपनी, विनय ने सोचा कि उसने क्यों चुनाव किया इस कंपनी के लिए काम करने का। डिस्पाइट बेटर ऑफर्स, इसके बावजूद कि उसको बेहतर प्रस्ताव थे उसके पास, ऑफर्स थी उसके पास। एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया, दैट, अंतिम खंड मात्र ऐसे ही हो सकता है, दैट इट वॉज फ्रेंडली, कोलैबोरेटिव एंड एथिकल कल्चर हियर। उसने महसूस किया कि इस कंपनी में जो मित्रवत, कोलैबोरेटिव सहयोगात्मक और एथिकल जो नैतिक कल्चर या संस्कृति थी, दैट मेड हिम डू सो, उसने उसे बाध्य किया या उसे प्रेरित किया कि वो ऐसा निर्णय ले, इस कंपनी के लिए काम करे। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो ओपनिंग सेगमेंट अ न्यूली के उपरांत हमें देता हो सबसे पहले Q, फिर P, फिर R और फिर S। ऐसा ऑप्शन है मात्र D, जिसमें सबसे पहले सेगमेंट Q है, फिर P, फिर R और फिर S। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95, निर्देश है इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर इन इट। एक बार फिर से निर्देश मिला है, नीचे दिए गए वाक्य में उस खंड को, सेगमेंट को पहचानें जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय त्रुटि है। तो पढ़ते हैं, अ स्टोइक इज नॉट इजीली डिस्ट्रैक्टेड ऑफ बैड न्यूज। विद्यार्थी ध्यान दें, स्टोइक का अर्थ है धैर्यवान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दर्द, तकलीफ आदि से आसानी से प्रभावित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्टोइक। पुराने स्पार्टा में, ग्रीक नगर था स्पार्टा, जहाँ की फिलॉसफी थी स्टोइसिज्म, उससे शब्द बना है स्टोइक, धैर्यवान व्यक्ति जो दुख, पीड़ा आदि से प्रभावित ना हो। इज नॉट इजीली डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट का अर्थ होता है ध्यान भटकना, विचलित होना, ऑफ बैड न्यूज। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, डिस्ट्रैक्टेड ऑफ नहीं, डिस्ट्रैक्टेड बाई बैड न्यूज। एक धैर्यवान व्यक्ति जो है वो बुरी खबर से जल्दी से विचलित नहीं होता है। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है सी, ऑफ बैड न्यूज नहीं, बाई बैड न्यूज होना चाहिए, डिस्ट्रैक्टेड बाई समथिंग। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें, पढ़ने के उपरांत इसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं,
स्वोलन जॉइंट्स, विद्यार्थी ध्यान दें, स्वोलन का अर्थ है सूजे हुए, जॉइंट्स का अर्थ है जोड़, डैश व्हेन देयर इज फ्लूइड, फ्लूइड का अर्थ है कोई द्रव या लिक्विड जैसी चीज। शरीर के जॉइंट्स में कई बार द्रव इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है या पानी भर जाता है। इन द टिश्यूज, टिश्यूज का अर्थ है उत्तक, अराउंड द जॉइंट्स, अराउंड है के आसपास, जॉइंट्स है जोड़, इट कैन बी वेरी डैश एंड कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मूव द अफेक्टेड, यानी प्रभावित, बड़ा मुश्किल हो सकता है हिलाना उन प्रभावित जोड़ों को। इन सम केसेस, कुछ परिस्थितियों में स्वेलिंग में कॉज का अर्थ है कारक बनना, अफेक्टेड जॉइंट्स टू इंक्रीज इन साइज और अपीयर, बढ़ जाते हैं, बड़े लगने लगते हैं वो जॉइंट्स, और अपीयर टू हैव टेकन ऑन एन ओल्ड डैश, टेक ऑन का अर्थ होता है कोई रूप या फिर कोई आकार या कोई आकृति ले लेना। टेक ऑन का अर्थ है वो चीज, वो भूमिका, वो आकृति आदि ले लेना। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि कुछ जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, उससे क्या होता है, उस परिस्थिति के बारे में अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, स्वोलन जॉइंट्स डैश व्हेन देयर इज फ्लूइड इन द टिश्यूज, स्वोलन जॉइंट्स हैपन, सूजे हुए जोड़ होते हैं यानी घटित होते हैं, सूजन आ जाती है, व्हेन देयर इज फ्लूइड, जब द्रव या पानी भर जाता है, इन द टिश्यूज अराउंड द जॉइंट्स। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी सप्रेस का अर्थ है दबाना या दमन करना। ऑप्शन ए प्रोड्यूस का अर्थ है किसी चीज का उत्पादन करना, और प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है त्वरित या क्विक, जो शीघ्र हो वो प्रॉम्प्ट है, जैसे प्रॉम्प्ट एक्शन। हमारा आंसर ऑप्शन सी हैपन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः पढ़ते हैं, स्वोलन जॉइंट्स हैपन व्हेन देयर इज फ्लूइड इन द टिश्यूज अराउंड द जॉइंट्स, इट कैन बी वेरी डैश, इट कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल, और ये स्थिति काफी अनकंफर्टेबल हो सकती है, असुविधाजनक हो सकती है, एंड कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मूव द अफेक्टेड जॉइंट्स, और हो सकता है कि आप प्रभावित जॉइंट्स को हिला ही ना पाए, मूव ना कर पाए। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। स्नग का अर्थ होता है बड़ी आराम की स्थिति में होना। अक्सर जब आप घर में सुरक्षित कंबल आदि ओढ़े हुए वार्म माहौल में हैं, बाहर की ठंड और परेशानी से बचे हुए, तो आप स्नग हैं। कन्वीनियंट का अर्थ है सुविधाजनक, और प्लेजर का अर्थ है आनंद। हमारा आंसर ऑप्शन ए अनकंफर्टेबल ही होगा। आगे बढ़ते हुए, can be very uncomfortable and can make it difficult to move the affected joints. In some cases, कुछ परिस्थितियों में swelling may cause affected joints to increase in size. Swelling या सूजन से हो सकता है कि joints बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं साइज में, और appear to have taken on an old shape. कई बार ऐसा होता है कि जो प्रभावित जॉइंट्स होते हैं वो साइज में बड़े लगने लगते हैं और वो टेक ऑन कर लेते हैं, रूप ले लेते हैं, शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एन ओल्ड शेप। ऐसा लगता है बहुत पुरानी सी आकृति है, जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति के जॉइंट हो, ओल्ड शेप। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑडियो का अर्थ है श्रव्य या सुनाई देने से संबंधित। ओडर का अर्थ है स्मेल या गंध, अक्सर अनप्लेजेंट स्मेल हो तो ओडर, जैसे बॉडी ओडर। और कलर का अर्थ है रंग। हमारा आंसर ऑप्शन सी शेप ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, or appear to have taken on an old shape, joint pain and swelling can affect more than one dash at a time, more than one joint at a time। जो swelling है, joint pain है, और ये जो सूजन है, ये हो सकता है आपके एक से ज़्यादा जॉइंट को प्रभावित कर ले, मात्र एक नहीं, कई जॉइंट, जैसे कोहनियाँ, घुटने आदि। अन्य ऑप्शंस को एक नज़र कर लेते हैं। टिश्यू आप जानते हैं उत्तक, कोशिकाओं का समूह, सेल्स का ग्रुप। मसल का अर्थ है मांसपेशी, और वेन का अर्थ है रक्तवाहिका या नस या फिर शिरा। हमारा आंसर ऑप्शन डी जॉइंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 एक बार पुनः। जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग कैन अफेक्ट मोर देन वन जॉइंट एट अ टाइम। द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी डैश बाई पेन। द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी अफेक्टेड बाई पेन। अफेक्टेड का अर्थ है प्रभावित। जो दर्द से एंड स्वेलिंग, सूजन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं उन जॉइंट्स में है एल्बोस, कोहनिया, रिस्ट्स, कलाइयाँ, शोल्डर्स, कंधे, द बेस ऑफ द स्पाइन। स्पाइन कहते हैं मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को, उसका बेस। नकल्स, नकल्स का अर्थ है अंगुलियों के जोड़, ये है नकल्स। नकल्स, हिप्स, कूल्हे, नीस, घुटने एंड एंकल्स, टखने।
अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ब्लेम का अर्थ है आरोप लगाना, रिएक्ट है प्रतिक्रिया देना और ब्लेंड का अर्थ है मिलाना, मिक्स करना। हमारा आंसर अंतिम ऑप्शन डी अफेक्टेड ही रहेगा। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 840 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, नोट करें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, उसका अभ्यास करें और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स, उन फ्रेजेस का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।